के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज मैं शोभा सिंह आप सभी को हिंदी क्षितिज के गद्य खंड के अंतर्गत एक कहानी ये भी पढ़ाऊंगी। पर बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। हमारे इस चैनल पर आपको समस्त पठन सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। तो अब हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। एक कहानी ये भी, जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। तो बच्चों, हम थोड़ा सा इनका संक्षिप्त परिचय भी देना चाहेंगे। इनका जन्म सन 1931 में भानपुरा गांव में मध्य प्रदेश ज़िले में हुआ था। मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में भानपुरा गांव में हुआ था। इनकी इंटर तक की शिक्षा शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया और फिर दिल्ली के भिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखिए। इनका कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है और त्रिशंकु, ये इनका कहानी संग्रह है। और आपका बंटी और महाभोज, ये दो इनके उपन्यास हैं। और इन्हें हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने इनका आपको संक्षिप्त परिचय दिया। अब हम आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए बच्चों, अहमवादी पहला शब्द है। अहमवादी, अहमवादी मीन्स होता है अहंकारी। जिस व्यक्ति को अहंकार होता है उसको अहमवादी कहते हैं। फिर आक्रांत, आक्रांत मीन्स होता है संकटग्रस्त। भग्नावशेष, भग्नावशेष मीन्स होता है खंडहर, टूटी हुई इमारत जिसको कहते हैं वो होता है भग्नावशेष। वर्चस्व कहते हैं दबदबा को, कि जैसे कहते नहीं है कि आजकल उसका बहुत दबदबा है, तो मतलब उसका वर्चस्व है। विस्फारित कहते हैं फैलाने को, फैलाकर, जैसे आंखें विस्फारित करके देखना। और महाभोज, ये मनु भंडारी जी का चर्चित उपन्यास है। निहायत मीन्स होता है बिल्कुल। विवशता कहते हैं मजबूरी को। आसन्न अतीत कहते हैं जो थोड़े समय पहले ही हुआ हो, बहुत पहले समय ना हुआ हो, बहुत थोड़े समय पहले हुआ हो, उसको आसन्न अतीत कहते हैं। यश लिप्सा मतलब सम्मान की चाहत। अचेतन कहते हैं जो चेतन ना हो, अचेतन यानी कि बेहोश। शक्की मीन्स वहम करना। और बेपढ़ी मतलब अनपढ़ होना। ओहदा कहते हैं पद को। और हाशिया कहते हैं किनारे को। हाशिया मीन्स किनारा। यातना, यातना कहते हैं कष्ट को, कि जैसे कहा जाता है कि उसने बहुत यातनाएं झेली, यानी कि उसने बहुत कष्ट उठाए। लेखिकी मतलब लेखन से संबंधित। गुथी मतलब पिरोई। और भन्ना, भन्ना कहते हैं बार बार क्रोधित होना, क्रोधित होकर के, जैसे लोग कहते हैं कि वो भन्ना उठा, यानी कि वो नाराज हो उठा, क्रोधित हो उठा। प्रवाह कहते हैं गति को। प्राप्य कहते हैं प्राप्त करना। और दायरा, दायरा कहते हैं लिमिटेशन, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो सीमा। वजूद कहते हैं अस्तित्व को। और जमावड़े मतलब किसी विषय पर विशेष जो बातचीत होती है, कई लोग मिलकर के बातचीत करते हैं, बैठ के होती हैं, उनको जमावड़ा बोलते हैं। शगल, शगल कहते हैं शौक को। और अहमियत, अहमियत कहते हैं महत्व को। बाकायदा यानी कि विधिवत। और दकियानुसी यानी पिछड़ेपन की बातें करना। अंतर्विरोध यानी जो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है वो। और रोब कहते हैं दबदबा को। और भभकना कहते हैं अत्यधिक क्रोधित होने को। धुरी
को जो है अक्ष को कहते हैं। इस तरह से आपको हमने कठिन शब्दों के अर्थ बताए। अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में लेखिका ने अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है जिसका कि लोगों पर कुछ प्रभाव पड़े। लेखिका स्वयं कहती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। लेखिका ने बताया कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें जो थीं वो अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिले मकान से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि लेखिका ने अपना अधिक समय उस 2 मंजिले मकान में अजमेर में व्यतीत किया था और उस 2 मंजिला मकान में उनके पिता की जो स्थिति थी, मन स्थिति जो थी, वो बहुत बिगड़ी हुई थी, बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पहले आरंभ में उनके पिता जो थे वो संपन्न व्यक्ति थे। वो इंदौर में रहते थे और समाज में उनका बहुत मान सम्मान था, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, कांग्रेस दल से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से वो राजनीतिक क्रियाकलाप से भी जुड़े हुए थे और सामाजिक कार्यक्रम भी करते रहते थे, समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे। समाज सेवा में ये जो NGO वगैरह जो चलते हैं बच्चों, ये सभी जो है सामाजिक सेवा ही कही जाती है। परमार्थ जो भी कार्य किया जाता है वो सब समाज सेवा होता है। जैसे कि टाइम टू टाइम ये जो शिविर वगैरह लगते हैं, निःशुल्क जो जांच वगैरह करवाई जाती हैं, सब समाज सेवा के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन फिर थोड़े समय बाद में उनके पिताजी को किसी ने धोखा दे दिया और उसके परिणाम स्वरूप उनके पिताजी को आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा और आर्थिक मुसीबतों का सामना करने के कारण ही उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। वे बेहद क्रोधी हो गए और जिद्दी स्वभाव के हो गए। क्योंकि उनके स्वभाव में सकारात्मकता नहीं रह गई थी और वो नकारात्मकता के शिकार हो चुके थे। जबकि उन्होंने स्थिति को संभालने का बहुत प्रयास किया कि उनकी आर्थिक स्थिति संभल सके। इसके लिए उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को भी पूरा किया, जिससे उनको पर्याप्त यश की प्राप्ति हुई। लेकिन उनको धन नहीं इतना मिल पाया जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ संभल सकती। तो जब व्यक्ति को बराबर नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है तो उसके स्वभाव में क्रोध होना, जिद्दीपन होना और शकी होना वाजिब भी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन सब चीज़ों का प्रभाव लेखिका और उनके अन्य भाई बहनों पे और उनकी बेपढ़ी हुई माँ पर भी पड़ा। क्योंकि पिताजी बिना किसी बात के बात पर अपना गुस्सा इन लोगों पे उतारने लगे। कभी माँ पे बरस पड़ते तो कभी इन लोगों पे बरस पड़ते। जबकि देखा जाए तो पिताजी की कोई गलती नहीं थी, वे आर्थिक रूप से परेशान थे, उनकी मन स्थिति बिगड़ी हुई थी। तो व्यक्ति झुंझलाता है तो अपनों पे ही झुंझलाता है, कहीं बाहर तो जाएगा नहीं झुंझलाने के लिए। इस तरह से उनके पिताजी बिगड़ी हुई मन स्थिति के शिकार हो गए थे, अतः उसका खामियाजा इन लोगों को ही भुगतना पड़ रहा था। लेखिका स्वयं बताती हैं कि वे अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटी थीं और लेखिका 5 भाई बहनें थीं। 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थीं, मतलब उनके पिताजी के 5 बच्चे थे और लेखिका उसमें सबसे छोटी थीं। लेखिका की जो बड़ी बहन थीं वो लेखिका से अधिक सुंदर थीं, उनका रंग भी गौरवर्ण था और लेखिका का वर्ण गौर नहीं था, वो काली थीं। अतः पिताजी उनकी बड़ी बहन को ज़्यादा मानते थे और अपना सारा प्यार उन्हीं पे उड़ेलते थे।
और हर बात में बड़ी बहन की तुलना लेखिका से करते थे, जिसके कारण लेखिका के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो गई। लेखिका हीन भावना की शिकार हो गई। हीन भावना की शिकार होने पर लेखिका ने हथियार नहीं डाला। उनमें कुछ विशेष बनने की लगन उत्पन्न हुई। वे कुछ विशेष बनकर दिखाना चाहती थीं, परंतु लेखिकी उपलब्धियां मिलने पर भी वह इस हीन भावना से उबर नहीं पाईं। जब लेखिका की बड़ी बहन की शादी हो गई और उनके सभी भाई बहन बाहर पढ़ने के लिए चले गए, तब लेखिका के पिताजी का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ और इनकी खूबी पिताजी को दृष्टिगोचर हुई और उन्होंने लेखिका को घर में होने वाली राजनैतिक पार्टियां बैठकें जो होती थीं उसमें बैठने के लिए कहा और रसोई घर में जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इनके पिताजी का मानना था कि रसोई घर में लड़कियों का समय खराब होता है, बर्बाद होता है समय, और उनकी जितनी भी प्रतिभा होती है वो उस रसोई घर की आग में जलकर खाक हो जाती है। लड़कियों को अपना हुनर पहचानने का मौका ही नहीं मिलता है। अतः उनके पिताजी ने रसोई घर को भटियार खाना कहा और वो लेखिका को वहाँ जाने से मना करते थे और राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े में बैठने के लिए कहते थे, जहाँ बहसें होती थीं। उनका कहना था कि लेखिका उनमें भाग ले और वो समझे कि देश में क्या चल रहा है, और जिससे कि लेखिका के अंदर भी देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी ने लेखिका के अंदर हिंदी साहित्य के प्रति विशेष रुचि जागृत करी और साहित्य को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से ही लेखिका की वाणी में ओज आया और वे ओजस्व वाणी में भाषण इत्यादि देने में सक्षम हुई। और सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। सक्रिय भूमिका का मतलब यहाँ पर है कि कार्य रूप में क्रियान्वयन करने के लिए, जैसे कि हड़तालें करवाना, जुलूस निकालना, भाषणों में भाग लेना इत्यादि। तो लेखिका ने देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। छात्राएं भी लेखिका के भाषणों से प्रभावित होती और कॉलेजों का बहिष्कार करती। एक बार इनकी प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाले जाने से पहले इनके पिताजी को बुलाकर इनकी शिकायत की, तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो उठे। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि उनके पिताजी को ये महसूस हुआ कि आज देश को ऐसे ही व्यक्तित्व की आवश्यकता है। उनको ये महसूस हुआ कि आज देश को ऐसे ही व्यक्तित्व की आवश्यकता है। अतः वे नाराज होने के बजाय लेखिका के इस नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो उठे। और एक बार जब पिता ने अजमेर के वेस्ट चौराहे पर बेटी की भाषण की बात अपने किसी पिछड़े मित्र के द्वारा जब सुनी, तब उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा। तो इस बात को सुन करके पिताजी नाराज हुए, परंतु जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, तो उससे पिताजी को बहुत ही गर्व महसूस हुआ। लेखिका ने बताया है कि जब 1947 के मई महीने में कॉलेज में लेखिका समेत 2-3 छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया, थर्ड ईयर में प्रवेश नहीं दिया गया, निषिद्ध कर दिया गया, तब लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर इतना हुड़दंग किया कि आखिर में उन्हें प्रवेश लेना पड़ा और
लेखिका ने बताया कि ये खुशी उस खुशी से बढ़कर नहीं थी। कौन सी खुशी? उस खुशी से क्या मतलब है बच्चों कि उस खुशी से बढ़कर नहीं थी? वो खुशी थी देश की आज़ादी की खुशी। ये खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने किया, और उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। तो ये था बच्चों एक कहानी, ये भी का पाठ सारांश। अब हम आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? हमने आपको अभी चैप्टर एक्सप्लेन किया। हमने अभी आपको बताया कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। एक तो बच्चों उनके व्यक्तित्व पर उनके पिता का प्रभाव पड़ा, और दूसरा उनकी हिंदी शिक्षिका जो थीं शीला अग्रवाल, उनका प्रभाव पड़ा। शीला अग्रवाल जी के प्रभाव के कारण ही लेखिका जोशीली बातों से भाषण देना सीखीं, उनके अंदर आत्मविश्वास वापस आया और देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल मिला, जिसके कारण वे खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगीं। और पिता के प्रभाव के कारण, पिता का ये प्रभाव पड़ा था कि पिता के प्रभाव के कारण उनमें हीन भावना आ गई थी, और जिससे वो आगे भी बहुत मुश्किलों का सामना की, लेकिन वे उससे उबर नहीं पाईं। हाँ, डॉक्टर शीला अग्रवाल शिक्षिका जो थीं, उनकी वजह से उनकी हीन भावना बहुत प्रयत्न के बाद गई, और उनमें आत्मविश्वास की कमी जो आ गई थी, वो आत्मविश्वास की कमी भी उन शिक्षिका ने पूरी की। तो पिता के द्वारा उनको हीन भावना मिली और आत्मविश्वास की कमी मिली, लेकिन पिता के कारण ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। एक तो उनके पिता का प्रभाव पड़ा, और दूसरा उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल जी का प्रभाव पड़ा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका कि इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो इसका तो आंसर आप लोग ही बता सकते हैं। अभी इसको हमने क्लियर भी किया था जब हमने आपको पाठ के बारे में बताया था। कोई भी बच्चा बताए इसको। मुदित तुम बताओ। हाँ, ठीक है। लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई का काम ऐसा काम होता है कि जिसमें लग जाने पर लड़कियों को अपनी क्षमता और प्रतिभा का कोई ज्ञान नहीं रह जाता है। वे केवल पकाने और खाने तक ही सीमित रह जाती हैं। वे अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्ठी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। आया सबको? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन बच्चों है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? तो हमने आपको अभी जब पाठ समझाया था तब हमने आपको बताया था कि लेखिका की प्राचार्य ने उनके पिता को बुलवाया था। वही घटना इसमें लिखनी है आपको कि एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिलें और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गईं, परंतु
प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न तो अपने आँखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लेखिका तो ये जान रही थी कि अभी पिताजी आएंगे स्कूल से और वे हम पर नाराज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए उनको अपनी आँखों और अपने कान पर कोई भरोसा नहीं हुआ। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। जैसा कि आपने पाठ में भी देखा कि लेखिका की अपने पिता से टकराहट रहती थी और वो टकराहट विचारों की टकराहट थी। तो उसी को लिखना है इस आंसर में। तो आप लोग क्या लिखेंगे? कोई बताएगा? कोई भी बच्चा? नहीं? चलो अच्छा, हम ही बता दे रहे हैं इसका आंसर कि इसके आंसर में आप लोग लिखोगे कि लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी। लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की थीं। तो सबसे पहला तो यही वैचारिक टकराहट का था। इसके अलावा लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, जबकि लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। इसके अलावा लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक ये भी वैचारिक टकराहट था। और एक नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि जो पिताजी का लेखिका की माँ के साथ व्यवहार था, स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर जो पिताजी ने उनके तरफ से उदासीनता दर्शाई, वो भी लेखिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये थे मुख्य पॉइंट जो हमने आपको क्लियर किए, जो कि वैचारिक टकराहट के मेन पॉइंट थे। अब आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस आत्मकथन के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। ये पहले आप लोग बताएंगे और फिर बाद में हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है? 2-3 पॉइंट आप लोग इसके क्लियर करिए कि इनकी क्या भूमिका रही, स्वाधीनता के आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही। हाँ, एक एक भी पॉइंट बताएंगे आप लोग तो हो जाएगा। हाँ ठीक, जुलूस ठीक है, नारेबाजी ठीक है, और हड़तालें, हाँ ये भी ठीक है। चलिए पूरा हम आपको बता दे रहे हैं। आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि सन 1946-47 ईस्वी में समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया था। जब देश में नियम कानून और मर्यादाएं टूटने लगीं, तब पिता की नाराजगी के बाद भी वे पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ीं। उनका उत्साह, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था।
वे चौराहों पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालें करने लगीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा हुआ। समझ में आ गया होगा सभी को। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, गुड बाय।